18th सब्जेक्टिव शीट सब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन नंबर 1। कितने लोगों का इसका आंसर हाफ का मतलब 60 डिग्री आ गया और कितनों का नहीं आया? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो? राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोगों को इसमें डाउट है आंसर इसका 90 आ रहा है? आ गया 90? डॉट प्रोडक्ट लेना है, नहीं आया? 90 आ गया, तो ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कितने लोग हैं जिनका आंसर m इज इक्वल टू -10 नहीं आया? नहीं आया। कह रहे m निकालना है, a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो तुम a वेक्टर लिखो, तुम b वेक्टर लिखो और इसका डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर क्या आएगा? 0। i वाली टर्म i के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 × 3 6। 3 को -m से मल्टीप्लाई करो, -3m। -6 को 6 के साथ करो, -36 इक्वल टू 0। सॉल्व करो और m निकाल लो आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हो जाएगा सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कितने लोगों को इसमें डाउट है? a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर, क्या निकालना क्या है? a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर a वेक्टर b वेक्टर 90 डिग्री पे है तो क्या करोगे? इनका डॉट प्रोडक्ट 0। आपको a वेक्टर पता है, आपको b वेक्टर पता है, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दो। तो a को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 करो और यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आ गया था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंगल निकालना है। कितनों का इसका एंगल 180 नहीं आया? आ गया। कैसे किया? कॉस थीटा। कॉस थीटा के फॉर्मूले में a वेक्टर b वेक्टर पुट किया, a का मैग्नीट्यूड पुट किया √1² 1² 1² और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2² -2² -2²। न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट लो, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी। इसका मैग्नीट्यूड √3 है, उसका मैग्नीट्यूड √12 है। सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -1। अगर कॉस थीटा -1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180। क्लियर है? अगर 1 आती तो थीटा क्या होता? कॉस थीटा अगर 1 आता तो थीटा क्या होता? 0। और -1 पे थीटा क्या आएगा? 180। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इसका पार्ट 2, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसका आंसर आना चाहिए, ये आएगा 8 9, ये ऐसे आएगा, ये गलत आंसर है, कैलकुलेशन गलत है। इसमें आंसर आना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 4 डिवाइडेड बाय 7 × 3 21। हाँ, तो 4 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आया। कितने लोगों का आंसर नहीं आया 4/21? आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू में a वेक्टर b वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया तो इसमें मुझे मालूम नहीं क्या आंसर आएगा, पर तरीका वही है। कॉस थीटा का a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab। तो a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, a पता है, b पता है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना। वैसे आंसर आ क्या रहा है इसका? बताना। कॉस थीटा बोलो कितना? -39 59 डिवाइडेड बाय √4758। ऐसा कुछ, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है? ये एंगल निकाल नहीं पाऊंगा तो कॉस इनवर्स में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो j वाली टर्म को सिर्फ j से मल्टीप्लाई करना है -3, क्योंकि i और k तो है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, i को i के साथ और j को j के साथ, k को k के साथ। नेक्स्ट फोर्स गिवन है और क्या गिवन है? पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क डन निकालना है। क्या फॉर्मूला किया था वर्क डन का? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट।
तो P वेक्टर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर है, इनका क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। तो बेसिक फॉर्मूला क्लियर है। वर्क डन निकालने का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आंसर। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, फोर्स वेक्टर गिवन है और साथ में क्या गिवन है? मास भी गिवन है। एक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उस पोजीशन से इस पोजीशन पे, तो वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है या आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और मैंने शॉर्टकट करवाया था, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो इसमें से 10i में से माइनस कर दो 6i, मतलब इस वेक्टर में से उस वेक्टर को माइनस कर दो और ये आपके पास क्या आएगा? s वेक्टर। इसका शॉर्टकट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर में से सीधा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो सॉल्व करोगे तो s वेक्टर आ जाएगा। i में से i, j में से j, k में से k को माइनस करो, ये आंसर आएगा। और f वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो वर्क डन क्या होगा? f डॉट s। तो इसकी क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है और आंसर क्या आएगा? 121। तो समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है, कि वर्क डन की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है दिस सम एंड डिफरेंस। ये करेक्शन है। यहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो, करेक्शन है, करेक्शन करो। यहां पर ये a वेक्टर नहीं है, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर गिवन है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर गिवन है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि a वेक्टर का मॉड क्या होगा, b वेक्टर का मॉड क्या होगा, ये निकालना है। और साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। एक काम करना पड़ेगा, a प्लस b वेक्टर गिवन है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर गिवन है, इनको साइमल्टेनियसली ऐड कर दो। ऐड करोगे b वेक्टर से b वेक्टर कैंसल, तो 2 + 4 6 और 6 और 2 8, यहां से ऐड करके 2a वेक्टर आ जाएगा। तो 2 इससे डिवाइड कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर गिवन है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर गिवन है, इन्हें ऐड करेंगे तो b वेक्टर कैंसिल, तो 2a वेक्टर आएगा। 2a वेक्टर से किसकी वैल्यू आएगी? a वेक्टर की वैल्यू आएगी। a वेक्टर से अगर a मॉड निकालना है, a वेक्टर से अगर a मॉड निकालना है तो क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये a मॉड की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आइडिया क्लियर है, सब ये समझ में आ रहा है कैसे करना है। और अगर a वेक्टर b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर को माइनस कर लूं, माइनस करने से ये टर्म प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, और ऐड करूं a वेक्टर से a वेक्टर कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा? b वेक्टर। तो सॉल्व करके b वेक्टर ऐसा आएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस कर लें तो माइनस करके आपके पास 2b वेक्टर आएगा और 2 से डिवाइड करके b वेक्टर आ जाएगा। तो मतलब ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ना। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a वेक्टर पहले b वेक्टर निकाल लिया, फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर में i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू -25 आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले a वेक्टर b वेक्टर निकलेगा, उसके बाद जो पूछा वो आंसर निकलेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या इसमें रूल है? ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, क्या निकालनी है? पावर। पावर का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था? F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S वेक्टर, गलत, F वेक्टर डॉट S वेक्टर तो वर्क डन था, और पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यानी कि पहले वर्क डन निकलेगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर से और फाइनली उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में F वेक्टर पता है, S वेक्टर पता है, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क डन देगा न्यूमिनेटर में, और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे 3 से, तो किसकी वैल्यू आएगी? पावर की वैल्यू आएगी। तो हो गया था ये क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? तो स्टेप क्लियर है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू आएगी। ठीक। नेक्स्ट है, यहां पे करेक्शन है, एंगल थीटा करो, करेक्शन है, करेक्शन करो एंगल थीटा।
क्वेश्चन है इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या जो दो वेक्टर्स हैं, मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, फाइंड थीटा। पहला काम इनका रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो तो क्या आ गया? आर वेक्टर आ गया। और मुझे एंगल किसके साथ ढूंढना है? एक्स के साथ। एक्स एक्सिस का स्टैंडर्ड एंगल वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो एक वेक्टर कौन बनेगा? आर वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कौन बनेगा? आई कैप, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन, आई कैप इज 1। आर वेक्टर पता है, आई कैप पता है। आर का मैग्नीट्यूड √8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो इसका न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट लो आई को आई के साथ, तो आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहां तक क्या लॉजिक है? ठीक। तो एक वेक्टर तो रिजल्टेंट आर वेक्टर निकलेगा, पर दूसरा वेक्टर क्या निकलेगा? आई कैप निकलेगा, क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप का होना। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है शो दैट, अच्छा करेक्शन है इसमें, तभी नहीं हो पाएगा। इसको करेक्शन करो, ए वेक्टर को करेक्शन करो। ये लिखो ए वेक्टर, क्वेश्चन में करेक्शन करो। ए वेक्टर को लिखो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये है ए वेक्टर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, ये ऐसा लिखा इसलिए मत करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इधर आओ। तो मैं इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर से मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ कि क्या मेरी पाइथागोरस एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है और पाइथागोरस इसमें लग रही है, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री पक्का होगा। कैसे किया? ऐसा एक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर किया। अच्छा ठीक, सही है, कर सकते हैं। 1 मिनट, कर सकते हैं। ये कह रहा है कि काम किया कि पहले बस कुछ भी नहीं किया इसने, बेसिकली कह रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, और इसका कहीं भी एंगल अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता तो एक एंगल पक्का इनके बीच में 90 है। ऐसा किया। क्या ये करेक्ट किया? क्या ये ठीक किया? बोलो। ठीक है, पर मेरे को इसमें डाउट है, ये ठीक नहीं है, ये वाला मेथड ठीक नहीं है। बताता हूं क्यों। इसने क्या किया, ये कहता है कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर का मतलब है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और वो 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट 3 है, एक -1 है और एक 1 है। ये वेक्टर ए वेक्टर 3 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, -1 और 1। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है। ये कुछ जो आप कर रहे हो ना, वो कुछ ऐसा कर रहे हो। इमेजिन करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तुम्हें ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, तुम्हें ये वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, और तुम्हें ये वेक्टर गिवन है सी वेक्टर। ये साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है, 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? साइड ऑफ ट्राइंगल। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसमें? मैं बताता हूं। देखो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, गलत तुम पूरी तरह भी नहीं हो। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। अगर मैंने इसको पोजीशन वेक्टर ले लिया, देखो ये साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है कम से कम। साइड ऑफ ट्राइंगल कैसे बनेगा? साइड ऑफ ट्राइंगल ऐसे बनाना पड़ेगा। साइड ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने क्या किया, मैंने साइड ए बी वेक्टर निकाला, क्योंकि ए तो पोजीशन वेक्टर है, बी पोजीशन वेक्टर, सी पोजीशन वेक्टर। तो मैंने यहां पर क्या किया, ए बी वेक्टर निकाला, यानी कि बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस किया। ए बी वेक्टर का मतलब होता है ए से बी पे जाना।
ए से बी पे जाने का मतलब बी फाइनल पोजीशन है और ए इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस किया, तो साइड ए बी आई। फिर उसके बाद मैंने बी सी वेक्टर निकाला। जब मैंने बी सी वेक्टर निकाला तो फिर सी वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या किया, माइनस किया, ये बी सी वेक्टर आया साइड। फिर मैंने ए बी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला और थर्ड साइड निकाली सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर का मतलब ए पोजीशन में से ए पोजीशन फाइनल है, सी इनिशियल है, तो ए में से सी को माइनस किया, तो ये सी ए वेक्टर आया। हाँ, फिर मैंने चेक किया कि मैंने 3 वेक्टर निकाल लिए, ए बी बी सी और सी ए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट चेक किया। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर चेक करना, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये रहा ए बी वेक्टर, ये रहा बी सी वेक्टर। -2 × 1 इज -2, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा -36। डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया। फिर मैंने ये चेक किया, क्या इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये 1 है, ये 8 है और ये कितना है -45 है। फिर मैंने इसका चेक किया, किसी का तो 0 आएगा, तभी तो एंगल क्या बनेगा 90। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, है ना, तो ये वैल्यू आ गई। तो मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ये मेरा एक तरीका, लंबा तरीका है यार, ये ना बहुत लंबा है, इसमें साइड्स निकालनी पड़ेंगे मेरे को। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपने भी ये चीज़ बताई, तो इसके अंदर इन दोनों ने एक ही चीज़ बताई अलग अलग तरीके से। इन्होंने कहा कि ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं है। इन्होंने क्या माना, ए वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, बी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, सी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, जबकि मैंने क्या माना उनको, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, अब कंफ्यूजन क्यों हो रही है, कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि ये 3 वेक्टर्स के बारे में मेंशन नहीं है कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं या ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। बात समझ में आ रही है? अगर वो ये लिख देता, ये 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, हाँ मैं समझ जाता, फिर मैं इसको पोजीशन वेक्टर ना लेता, फिर मैं साइड ऑफ ट्राइंगल लेता, बात खत्म थी। लेकिन उसने एक चीज बताई अभी, शायद आपने भी ये की होगी, उसने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो इन्होंने चेक किया। चेक कैसे किया, इन्होंने कहा कि देखो ये 3, ये क्या वेक्टर है, ये आई कैप है, ये 2 आई कैप है, मैं इन्हें ऐड करता हूं, क्या है, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, मैं इन्हें ऐड करता हूं, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी, ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। तो अगर मान लो ये 2 आई कैप है, ये आई कैप है, ऐड करके क्या आ रहा है इसमें 3 आई कैप आ रहा है। फिर जे कैप और -3 जे कैप में क्या आएगा, -2 जे कैप आ रहा है। फिर -4 और 5 में ऐड करके क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। अब तुम्हारा मेथड दोनों ठीक है, क्योंकि वो वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरे को पता ही लग रहा ये पोजीशन वेक्टर ये क्या है। अब मेरे को ये बात पता लग गई कि मेरे इस क्वेश्चन में सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस, अच्छा ए वेक्टर, ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे आ रहा है, ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। और ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब ये 3 वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो जो मैंने ऊपर किया, मैंने वो सोच के मेथड 1 किया कि शायद वो साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है, शायद वो पोजीशन वेक्टर्स हैं, जबकि मेरा गलत है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकले, क्योंकि आप लोगों ने चेक किया कि ये तो ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये साइड ऑफ ट्राइंगल्स ही है। तो आप दोनों ने ठीक किया। तो आपने फिर वो मेथड 1 नहीं चलेगा यहाँ पर, तो ए वेक्टर की जगह आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, सी का मैग्नीट्यूड निकालें और देख लें पाइथागोरस लग रही है 90 डिग्री है, डन। डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का, किन्हीं भी 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यानी कि 2 साइड आपस में 90 डिग्री पे है, आप लगा सकते हो। मैं सिर्फ इसमें ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये पोजीशन वेक्टर हो सकता है और कुछ में ये साइड ऑफ ट्राइंगल भी हो सकती है। आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ट्राइंगल लॉ अगर लग पा रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के इक्वल है, या सी वेक्टर का और ए वेक्टर का सम बी वेक्टर के, कोई भी 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल है, तो ये 3 वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। अब आप अपना शॉर्टकट लगा सकते हो। ठीक है यहाँ तक? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसको चेक करने का क्या लॉजिक है। और अगर ये पोजीशन वेक्टर होते फिर ये मेथड गलत था, फिर मेरे वाला पहला मेथड लगना था, फिर आपको माइनस कर करके साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालनी पड़ती। ये पढ़ना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर है या
साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है यहाँ तक? तो वैसे नॉर्मली साइड्स ऑफ ट्राइंगल ही होती है, इतना कॉम्प्लेक्स को करता नहीं है, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से पाइथागोरस से वैसे ही आंसर आ रहा है। ये वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, ट्राइंगल एप्लीकेबल है। क्या करना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो। मुझे एक बात बताओ, इसमें तो खैर तुम्हें दिख ही रहा है, इसमें पाइथागोरस लगी रही है, क्योंकि सबको पता है कि 17 का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तुम्हें कैसे पता लगा कि 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर है ना? तो वो तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट तो तुमको पता ही है कि ये सबसे आगे आएगा, इसका ऐड होगा। फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस वेक्टर की क्या जरूरत है? ये क्यों बोल रहा है ऐसी चीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर? मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये देने की जरूरत थी उसको, और अगर दे दिया तो उससे आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? उसने तीन वैल्यूज दे दी ए बी सी की, और तुमसे क्या पूछा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मुझे बताओ कि वो जरूरत है कि देने की, कि नहीं ऐसे भी कर लोगे? अगर मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि अगर मैं ये नहीं देता, क्या फर्क पड़ा क्वेश्चन में? पड़ा कैसे? उससे ये पता लग रहा है कि सी वेक्टर अगर ए वेक्टर पे बी वेक्टर इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और अगर वो नहीं गिवन तो कोई स्टूडेंट आएगा उठ के कह देगा देखो जी मेरी फिगर तो ये बन रही है, मेरा ये ए वेक्टर है, मेरा ये बी वेक्टर है, मेरा ये सी वेक्टर है, निकाल लो इसके बीच में एंगल। मैं कैसे एंगल निकालूंगा? ट्राइंगल होगा तो निकाल पाऊंगा, और ट्राइंगल वर्ड यूज करने की बजाय उसने लॉ यूज कर दिया। तो अगर वो लॉ यूज कर रहा है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? मतलब अगर उसने ये स्टेटमेंट मेंशन कर दी, मतलब ट्राइंगल तो पक्का बनेगा ही बनेगा। और अगर ये नहीं बताई तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल बनेगा, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर कैसा भी बन सकता है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? और अगर ट्राइंगल बनेगा तो उसमें पाइथागोरस वेरीफाई की जा सकती है, और सी इसमें रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट बड़ी साइड होती है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? इसका पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस लग रही है तो इसमें एंगल 90 बनेगा ही बनेगा। तो समझ में आ रहा है कि हर चीज का कोई एक मतलब है। जैसे ए वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कितनों का हो गया ये क्वेश्चन? हो गया। मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो मेरे को बस ये बात बताओ कि अगर मैं इसमें ए का मैग्नीट्यूड निकाल लूं इज इक्वल टू क्या बनेगा? बी का स्क्वायर। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, ए वेक्टर की बात नहीं कर रहा। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ थीटा। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही बनेगा। तो कितने लोगों ने यहां से स्टार्ट किया? पर आंसर नहीं आया होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कोई गलती नहीं है इसमें? बोलो थीटा किसके बीच में एंगल है? पहला ऑप्शन, थीटा एंगल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। कितने लोग एग्री करते हैं इसमें? अगर मैं थीटा निकाल लूं तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और कितने लोग कहते हैं नहीं ये एंगल है बी वेक्टर और सी वेक्टर का? थीटा एंगल है बी वेक्टर और सी वेक्टर का। देखो थीटा याद थोड़ा करना है कि थीटा थीटा होता है, थीटा निकालना है, थीटा चलने दो, ऐसा नहीं है। थीटा किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल तो पक्का बनेगा, कोई तो दो वेक्टर होंगे। काफी लोग तो ये सोचते हैं कि थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, क्योंकि थीटा तो निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए वेक्टर क्या है? बी वेक्टर और सी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। और जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता था, याद करो तो हम क्या करते थे? बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ऑब्वियसली जब तुम बी और सी पे काम कर रहे हो तो ये थीटा एंगल किसके किसके बीच में? बी और, भाई जो नंबर चल रहे हैं उसी का एंगल है ये। जब बात बी और सी की चल रही है तो एंगल भी बी और सी का ही बनेगा। तो ये एंगल बी और सी का एंगल है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को एंगल किसका पूछा? ए और बी का। हमें बी और सी का तो पूछा नहीं, इसलिए आप लोगों का इससे आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एंगल आप थीटा बी और सी का यूज कर लेंगे। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, सी वेक्टर को इस तरफ ले जाएं, ए वेक्टर को इस तरफ ले जाएं, तो क्या बनेगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब लगाओ, रिजल्टेंट क्या है? सी।
क्या आएगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इसमें हाँ एंगल थीटा बोलो किसमें? ए, और जो यहाँ नंबर चल रहे हैं उसी का एंगल निकलेगा ना, जो वेक्टर चल रहे हैं उसी का एंगल निकलेगा, और यही मुझे निकालना है। इसलिए मुझे रीअरेंजमेंट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को एंगल ए और बी में निकालना है, तो ए और बी को राइट साइड पे करना पड़ेगा। आप करो स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करके 2ab कॉस थीटा एक तरफ लेके जाओ, 2ab से डिवाइड कर दो, थीटा कॉस इनवर्स कर दो, आंसर। अब आंसर सही आएगा। तो कितने लोगों ने ऐसे किया था वैसे? तो आपको एक क्लिक किया कि इसको एंगल थीटा नहीं निकलेगा, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि एंगल ए और बी का निकालना है, तो ए और बी राइट साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे कुछ भी हो, ठीक। कोई डाउट इसमें? ठीक है। मैंने एक बुक, 2 बुक्स ग्रुप पे सेंड की थी, तो कितने लोगों ने ऑर्डर किए? वैसे वो कर दिया, ठीक है। देखो एक चीज़ मेरे से अभी लिखवा लो, पहली बात तो दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कोई कहता है जी मैं एक किताब कर रहा हूँ वहाँ से सक्सेस मिलती है, कोई कहता है जी मैं तो बी करता हूँ मुझे वहाँ सक्सेस कहीं से भी मिल सकती है, पता नहीं। किताब अगर एक ही होती तो सारी दुनिया एक ही किताब ना पढ़ लेती, फिर तो एक ही किताब पढ़ते और सब निकल लेते, ऐसा नहीं है। पर मेरे को एक चीज़ पता है, आप अगर ये बुक जिसमें जेई मेंस के और नीट के 24 साल के पेपर है, ये बुक अगर आपने सॉल्व कर दी तो इससे ये इंडिकेशन है कि आप 24 साल के पेपर अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो 25वां और 26वां साल भी आप आराम से कर पाओगे। सिंपल है। अगर मैं हर साल का पेपर सॉल्व करे जा रहा हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मैं अगले साल का भी कर ही दूंगा। आप 10th का पेपर देके आए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हैं, क्यों देख के जाते हैं? ऐसे चले जाओ ना, जो टीचर ने कराया उतर जाओ ऐसे ही, वहाँ जाके अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पता लगता है ये क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं था। टीचर बहुत वैरायटी करवाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 3-4 साल के पेपर ना आपको इंडिकेशन देते हैं कि ये टाइप की प्रॉब्लम बार बार रिपीटिशन में होती है, आपको आइडिया होता है। पर मेंस और नीट का जो स्केल है ना थोड़ा ऊपर है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो जिन स्टूडेंट ने ये सोच रखा है कि मेरे को तो किसी भी हालत में टॉप रैंक लेना ही लेना है, उन्होंने इस बुक को तो पक्का सॉल्व किया ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई हो वो बेचारा कुछ भी असाइनमेंट करके चला गया और उसने कहा कि हाँ हाँ चलते फिरते खेलते कूदते हो ही गई थी सिलेक्शन, भाई तो मैं तो 99% आ ही गए। मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा जिस स्टूडेंट ने 99% लिया और जिससे नीट में 650 नंबर लिए, वो उसने तो पक्का मेहनत करके ही लिए, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ही लिए हैं। नॉर्मल घूम फिर के दम भरना है किसी के, ये मैं पहले बता दूंगा आपको। उसने अपने जीवन में मेहनत तो पक्का ही की है, और ये बुक करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये बुक आपको लग रही है कि एक बुक ही तो है, कर ही तो लेंगे, हाँ तो करके देख लो, किसने मना किया? अभी तो मोशन चल रहा है, मोशन में ना आप यूज टू हो, आपको ना 9th क्लास से आइडिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। अभी जो चैप्टर्स आगे चलेंगे ना वो तो स्क्रैच से नए हैं, उसमें तो आपको कुछ आइडिया नहीं कि क्या होना है क्या। अब वेक्टर है, वेक्टर में क्या आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं। आपको पहले तो वो आप प्रैक्टिस करोगे 1 हफ्ता 10 दिन लगा के चैप्टर की, फिर उस लेवल तक आगे अपनी नॉलेज को लगा के देखोगे, तो आपको ना टाइम लगेगा इन सारे प्रोसेस में, ठीक है, टाइम लगेगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने ठीक रिजल्ट सोचा हुआ है उसको आपको बुक को सॉल्व करना ही है। ये बुक धीरे धीरे करके आपके लेवल को इंक्रीज करता जाएगी। 300 क्वेश्चन है एक चैप्टर के अंदर, आने वाले टाइम में 300 400 क्वेश्चन है, और टाइम आपको करने का 20 दिन ही मिलेगा, क्योंकि 20 दिन में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो 250 क्वेश्चन आपको 20 दिनों में करना ही करना है। ये एफिशिएंसी चाहिए, तभी मैं कह रहा हूँ आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। तो प्लीज़ उस बुक को सॉल्व करो, और मोशन है स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करना। देखो ऐसा है,
पूछता है टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर ये गिवन है, ए प्लस बी सी के इक्वल भी गिवन है, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया 0, कितनों का 0 आया? सही है। देखो इसमें क्या क्या कह रहे हैं, प्रूव करो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सी इसका रिजल्टेंट है। तो अगर सी रिजल्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है इसमें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि सी ए प्लस बी के इक्वल है, तो कोई बात नहीं, सी को पुट करो ए प्लस बी, इसे स्क्वेयरिंग कर दो, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके सब कैंसिल होगा, cos थीटा 1 आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था क्लास में, ऑलरेडी डन, टू प्रूव वाला क्वेश्चन था।